अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है रामन इफेक्ट के बारे में और रामन इफेक्ट का कंपैरिजन भी देखेंगे फ्लोरेसेंस में। रामन इफेक्ट हमारे पास मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा के अंदर ही हम इसे डिस्कस करते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखेंगे, नताइज देखेंगे और फिर देखेंगे कि फ्लोरेसेंस से ये कैसे डिफरेंट है। तो रामन इफेक्ट एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें लाइट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स के साथ स्कैटर्ड हो जाते हैं। आम सी बात है, मगर स्कैटरिंग के बाद क्या होता है कि वहां पे उस आने वाली इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के अलावा दीगर फ्रीक्वेंसियां भी वहां से स्कैटर्ड हो रही होती हैं। वो हमारी आने वाली फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वाली भी होती हैं, कम वाली भी होती हैं, यानी बकिया अजाफी निकलने वाली फ्रीक्वेंसियां हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से जो डिफरेंट है वो कम वाली भी हैं, ज्यादा वाली भी हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस ऑब्जर्व किया गया, इस सारे को हम बोलते हैं कि ये रामान इफेक्ट है। ठीक होगी बात। तो अब आपको वन लाइनर सादा सादा सी बात समझ आ गई कि लाइट ने स्कैटर्ड होना है, स्कैटर्ड होने के बाद इंसिडेंट आने वाली फ्रीक्वेंसी के अलावा उससे अजाफी फ्रीक्वेंसियां भी अब आपको वहां पे देखने को मिलने वाली हैं। तो ये स्कैटरिंग क्यों अकर करती है? क्योंकि आपके पास लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है जब वो मीडियम में एंटर करती है, इसीलिए वो अपने रास्ते से हट जाती है मीडियम में से गुजरते वक्त। तो आपके पास जो आपकी बीम ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है किसी डस्ट फ्री ट्रांसपेरेंट केमिकल में, तो एक लाइट का छोटा सा हिस्सा अमर्ज करता है एक ऐसी डायरेक्शन में जहां पे यानी इसे होना चाहिए उससे हट के भी, यानी जहां आपका स्पेसिफाइड पाथ है कि स्कैटर्ड होने के बाद स्लाइड को इधर से निकलना है, तो उसके अलावा भी आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स मुख्तलिफ डायरेक्शन में लाइट मिल रही होती है। अगर हम इसको देखें, इसकी स्टडी करें कि बुनियाद क्या है, तो लेट्स से एक राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क के अंदर हमने 10 प्योर डस्ट फ्री बेंजीन ले ली है आपके पास। तो आपके पास ये लिक्विड जो स्ट्रांगली हम एलिमिनेट करेंगे मर्कली ब्लू लाइन के साथ, जिसकी वेवलेंथ 4358 आंगस्ट्रम है। अब यहां से लाइट जब स्कैटर्ड होकर निकलेगी उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से स्टडी करेंगे। वो आपके पास जो स्टडी होगी वो हम कहेंगे परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट ऑफ बीम, हम उससे रखेंगे उसकी डायरेक्शन को। तो ये देखा जाएगा कि जो स्पेक्ट्रम है जो वहां से आ रही है अब लाइट, उसके अंदर ओरिजिनल जो वेवलेंथ है उसके अलावा सम लाइंस ऐसी भी हैं जो इससे बड़ी भी हैं वेवलेंथ में और इससे छोटी भी हैं, वो भी आ रही हैं। तो वो जो लाइंस मॉडिफाइड वेवलेंथ की हैं उन्हें हम रामान लाइंस कहते हैं। ठीक है, ये वो लाइंस जिनकी वेवलेंथ बड़ी होगी हमारे आने वाली इंसिडेंट वेवलेंथ से, वो स्टोक्स लाइंस कहलाती हैं। और वो लाइंस जिनकी वेवलेंथ छोटी होगी वो कहलाएगी एंटी स्टोक्स लाइंस। अब आपके पास यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये वेव आ रही थी, आप ये जनरल ये इसके मुताबिक नहीं है, तो एक स्कैटर्ड है वो आपने स्कैटरिंग लिखा है, जो जिसकी वेवलेंथ बड़ी है उसको आपने स्टोक्स रमान स्कैटरिंग लिखा है, जिसकी वेवलेंथ छोटी है वो आपके पास एंटी स्टोक्स रमान स्कैटरिंग लिखा है। बात समझ आ गई? तो आपके पास जितनी भी ये रोमांस लाइंस निकलेंगी ये स्ट्रांगली पोलराइज्ड होती हैं, ये इनकी स्पेसिफिक खास बात है। ठीक है, अब अगर हम कहें कि जो मॉडिफाइड स्पेक्ट्रल लाइंस है उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है एक्साइटेड लाइन से, वो जब मेजर करेंगे वेव नंबर्स के अंदर, तो वो डिपेंड करेगा स्कैटरिंग सब्सटेंस पे। वो आपके पास आने वाली एक्साइटिंग रेडिएशन के वेव नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो रोमान स्पेक्ट्रम इसका मतलब स्कैटरिंग सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, आने वाली उसकी रेडिएशन की नहीं है। ठीक है, एक्साइटिंग रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बल्कि सब्सटेंस की है। तो हम कहेंगे अगर कोई वेवलेंथ चेंज नहीं है तो रिमान स्कैटरिंग के अंदर जो स्कैटर्ड लाइट होगी वो आपकी मॉडिफाइड वेवलेंथ होगी एज वेल एज उसमें ओरिजिनल वेवलेंथ भी होगी। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि ये जो रीजन है, इस रीजन के लिए हम कहेंगे कि रमान इफेक्ट जो है इनकोहेरेंट स्कैटरिंग है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहें कि ऑप्टिकल एनालॉग में कॉम्पटन इफेक्ट हो रहा है आपके पास। अच्छा, तो अब अगर हम इसका अरेंजमेंट देखें, एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट, वो आप यहां से समझ लें। लेट से आपके पास एक ग्लास ट्यूब है जिसे मैं ए बी से नाम जाहिर कर रहा हूं, आप इस जगह पे भी इसे देख सकते हैं। ये प्योर एक्सपेरिमेंटल लिक्विड फ्री डस्ट है और इसके अंदर एयर बबल भी नहीं है। तो आपके पास ये ट्यूब एक एंड से क्लोज की गई है ऑप्टिकली प्लेन ग्लास, जिसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रॉम दिस यू कैन सी दैट। और दूसरे एंड पे आपके पास एक हॉर्न शेप लगा हुआ है, ये आपके पास इसने ब्लैक एंड है आउटसाइड पे। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास इस तौर पे दिखाया गया है। अब आपके पास इस ट्यूब को हमने वाटर जैकेट के साथ सराउंडेड किया हुआ है ताकि जो हीट पैदा होनी है उसको यानी लिक्विड को ओवर हीट से बचाया जा सके। आगे चलते हैं।
अब आपके पास लाइट जो मरकरी आर्क से आएगी, जैसे ये मरकरी आर्क आपको दिखाई जा रही है, ऐसे ये पास करेगी एक फिल्टर एफ के थ्रू, और विच जिससे जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को जाने देगा 4385 को, जो अब यहां से गुजर के ये हमारी ट्यूब के अंदर दाखिल हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो सेमी सिलेंड्रिकल एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर है आर, वो यूज किया जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन को बढ़ाने के लिए, यानी ये ऊपर आर लगा दिया ताकि जो गई है वो वापस उसी के अंदर ही, यानी एक तरह से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए। तो स्कैटर्ड वेव जो W से बाहर आएगी उससे हम कहेंगे कंडेंसेट करेंगे स्लिट ऑफ द स्पेक्ट्रोग्राफ पे, यानी यहाँ से उससे कोलिमेशन करेंगे ताकि वो आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर फॉल कर सके। आगे चलते हैं, तो स्पेक्ट्रोमीटर जो ग्राफ हमने यूज करना है, जो उसकी वेरी लार्ज गैदरिंग पावर होगी, यानी वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को इकट्ठी करेगा, और प्रिज्म होगी उसके अंदर जिसकी लार्ज रिजॉल्विंग पावर होगी। अब क्या है जी, शॉर्ट फोकस कैमरा भी हम यूज करेंगे ताकि स्पेक्ट्रम की तस्वीर बनाई जा सके। जब हम तस्वीर को डेवलप करेंगे तो पता चलेगा स्टोक्स लाइंस आएंगी, वहां पे एंटी स्टोक्स लाइंस आएंगी, और स्ट्रांगली अनमॉडिफाइड लाइन आएगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन और अनमॉडिफाइड लाइन। अगर हमसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, तो स्टोक्स लाइंस हैं वो ज्यादा इंटेंस होंगी एंटी स्टोक्स लाइन से, यानी उनकी ज्यादा मिकदार इंटेंसिटी ज्यादा होगी। फिर रिमान लाइंस जो है वो सिमेट्रिकली डिस्प्लेस होंगी, यानी पेरेंट लाइन के लिहाज से एक सिमेट्री के तहत वो चल रही होंगी। जबकि जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है मॉडिफाइड और पेरेंट के अंदर, वो फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्ड करेगी इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन लाइन के तहत। ठीक है, यानी ये तो सिंपल सिंपल सा वही चल रहा है। अब अगर हम इसे क्वांटम थ्योरी के लिहाज से देखें, तो आपके पास रमान इफेक्ट है वो बुनियादी तौर पे जो इंसिडेंट फोटान का रहा है, लाइट फोटान, और जो मॉलिक्यूल है जिससे टक्कर हो रही है उसकी वजह से है। तो हम फर्ज करते हैं कि फोटान की, आने वाले फोटान की फ्रीक्वेंसी ν1 थी, जो मॉलिक्यूल से हिट करता है, कोलिजन होती है, मास ऑफ मॉलिक्यूल m है, लेट्स से v1 और v2 वेलोसिटी है बिफोर एंड आफ्टर द इंपैक्ट, e1 e2 जो है आपके पास इंट्रिंसिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की। तो अब आपके पास v2 फ्रीक्वेंसी है स्कैटर्ड फोटान की। तो अगर हम कंजर्वेशन लगाएं, तो E1 मॉलिक्यूल की एनर्जी टक्कर खाने से पहले 1/2 mv1 स्क्वायर, उसकी वेलोसिटी मॉलिक्यूल की टक्कर खाने से पहले, प्लस hv1 जो आने वाला फोटान है, इन तीनों एनर्जियों का मजमुआ, टक्कर खाने के बाद मॉलिक्यूल की एनर्जी, टक्कर खाने के बाद मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, और आपके पास फोटान की जो एनर्जी, ये आपका इक्विवेलेंट रहेगा। तो ये अज्यूम किया जाए अगर कि काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया मॉलिक्यूल की, तो आप इसे निगलेक्ट कर सकते हैं दोनों साइडों से। तो E1 प्लस h ν1 E2 आ जाएगा। आप एनर्जी, इंट्रिंसिक एनर्जी एक तरफ कर लें, उसकी फ्रीक्वेंसियां एक तरफ कर लें, फ्रीक्वेंसियों की चेंज निकाल सकते हैं, तो आप जो स्कैटर्ड फोटान है उसकी फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं ν1 प्लस E1 माइनस E2 ओवर h के तौर पे। अब अगर मैं कहूं कि E1 और E2 बराबर है, तो इसका मतलब आपके पास जो इंट्रिंसिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया, तो आप कहोगे कि अब V2 जो है वो बराबर है किसके, V1 के। यहां से साबित हो जाएगा क्योंकि ये फैक्टर तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब अनमॉडिफाइड लाइन आएगी। और अगर मैं कहूं E1 लेस है E2 से, क्या मतलब कि भाई जो मॉलिक्यूल की इंट्रिंसिक एनर्जी है वो शुरू में कम थी, बाद में ज्यादा हो गई। इसका मतलब आप ये मानो कि आपके पास जो आने वाले फोटान की एनर्जी पहले ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, बाद में कम हो गई। तो इसका ना अब्जॉर्प्शन हुई है कि उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की है फोटान से। ठीक है, तो याद रखो ये इंट्रिंसिक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, ये आने वाले फोटान की फ्रीक्वेंसी है। तो शुरू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बाद की फ्रीक्वेंसी कम है, तो अब्जॉर्प्शन हुई होगी। तो स्कैटर्ड फोटान के पास लोअर एनर्जी होगी या उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। अब इसका उल्टा सोचते हैं कि अगर इंट्रिंसिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, और जो आपके पास इंसिडेंट फोटान, स्कैटर्ड फोटान की फ्रीक्वेंसी बढ़ ज्यादा है और इंसिडेंट की कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल है वो पहले से एक्साइटेड स्टेट में था, उसने अपनी इंट्रिंसिक एनर्जी से कुछ दी, तो इसका मतलब जो स्कैटर्ड फोटान है उसके पास ज्यादा एनर्जी आ गई और उसकी वेवलेंथ कम हो गई। तो आपके पास ये तीनों चीजें क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन हो गई। तो हम कहेंगे कि आपके पास क्वांटाइज एनर्जी लेवल होंगे, जो आपका मॉलिक्यूल होगा E1 माइनस E2 NHVC आ जाएगा। आपके पास VC यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी है मॉलिक्यूल की। अगर हम n की वैल्यू 1 ले लें तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई वर्जन में लिख सकते हैं V2 बराबर है V1 प्लस माइनस VC के तौर पे। तो ये जो इक्वेशन 5 है ये हमें क्या बता रही है, ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बता रही है कि V1 माइनस V2 अगर आप इसे उधर ले जाएं तो ये इंसिडेंट और स्कैटर्ड फोटान का कॉरेस्पॉन्ड है, किसके मुताबिक है, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल के मुताबिक है। ठीक है, तो वो जो शुरू में बात की थी कि ये जो आपके पास चेंज आएगा एनर्जी का, ये सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा।
तो अगर हम बात करें कि रामान इफेक्ट और फ्लोरेसेंस में क्या फ़र्क है, तो दोनों काफ़ी मिलते-जुलते हैं। दोनों में क्या है कि जनाब आपके पास चेंज इन वेवलेंथ आएगी, नई वेवलेंथ अपीयर होगी टक्कर खाने के बाद स्पेक्ट्रम में। मगर एक एक डिफरेंस इसमें क्या है कि आपके पास जो रामान इफेक्ट में स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, वो ग्रेटर जो निकलने वाली लाइट है वो ग्रेटर भी हो सकती हैं, लेसर भी हो सकती हैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। मगर जब आप फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा देखते हैं तो उसमें जो स्कैटर्ड लाइट आती है वो हमेशा लेस होंगी इंसिडेंट से। ये एक बुनियादी फर्क है। फिर जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है रमान लाइंस का, वो हम सबस्टांस की मदद से यानी डिपेंडेंट हमने देखते हैं, जबकि आपके पास जो फ्लोरेसेंस है वो नेचर ऑफ स्कैटर्ड पे यानी डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास जो रमान्स लाइंस हैं वो स्ट्रांगली पोलराइज होती हैं, जबकि फ्लोरोसेंस वाला स्पेक्ट्रा वो पोलराइज नहीं होता। तो ये जनाब हमारे पास एक तरह से कंपैरिजन भी आ गया आपके पास। तो बुनियादी सा टॉपिक था, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।